Hello everyone. So today date is 9th March in 2024. We are going to solve some PYQs of physics, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो कि हमारे प्रीवियस नीट के क्वेश्चन रह चुके हैं। मतलब उनसे रिलेट कर सकते हो आप, मतलब कुछ उस सोर्ट के क्वेश्चन उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एक स्ट्रेच वायर में क्या होगी। हालांकि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि एनसीईआरटी में आपको कहाँ मिलेगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी मतलब फिजिक्स में पेज नंबर 174 पे आप इसे चेक कर सकते हो। और एनसीईआरटी टॉपिक नंबर भी बता देती हूँ, 8.5 ये टॉपिक है वहाँ पे। तो खैर इसका देखते हैं सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला हमारे पास होता है, यू से हम एनर्जी को डिनोट करते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस को कैसे मतलब कि स्ट्रेस मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस का कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है किसका, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्ट्रेस को ये स्ट्रेस आया हमारे पास, यानी यहाँ पे आ जाएगा गामा इंटू स्ट्रेन, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन आएगा हमारे पास, इंटू स्ट्रेन तो ऑलरेडी एक है ही। ठीक है, सो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, इसको हम देखेंगे जब, क्या आ जाएगा हाफ इंटू ये यंग्स मॉड्यूलस है ये वाला, तो हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्केयर, ये आ गया इसका हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रेच वायर। काफी इजी था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो पार्टिकल हैं इक्वल मासिस एम के, गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब कि ऐसे राउंड राउंड अपना घूम रहे एक सर्कल ऑफ रेडियस जिसका आर है, अंडर एक्शन ऑफ उनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, तो यहाँ पे हमें बताना है कि हर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। पेज नंबर 170 पे आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी टॉपिक नंबर है 8.5। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो ये एक सर्कल है, इसको मैं इरेज करती हूँ, हम दूसरे पेन का यूज करेंगे, अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है फिर भी। ये मास m है यहाँ पे, ये भी मास m है, ऐसे राउंड राउंड ऑब्वियसली ये घूम रहा है यहाँ पे। रेडियस इसका क्या है, r। ठीक है, सो जो ये अपना सेंट्रीपिटल, ऑब्वियसली जब भी एक सर्कल की बात आए, सर्कुलर किसी भी ऑर्बिट की बात आ रही है, तो वहां पे हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यूज करते हैं। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ जी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, और ग्रेविटेशन का होता है gmm अपॉन 2r का स्क्वायर, ये होता है, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन 2 से क्या हो गया 4r स्क्वायर, ये आ गया। v को बाहर निकाल लेंगे, v स्क्वायर को बाहर निकाला तो आ गया gm अपॉन 4r, यानी v इज इक्वल टू, इसको अंदर लेंगे हाफ रूट ये स्क्वायर को हटा के, तो क्या आ जाएगा gm अपॉन r। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है इसके रेडियस के इक्वल है, ये पूरा ये r है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, सो v इज इक्वल टू 1/2 रूट gm अपॉन r, ये आ गया इसका वेलोसिटी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं हमारे पास मिसिंग है, सी ऑप्शन आएगा इसमें। ये इसके क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन क्या था, हाफ रूट gm अपॉन r। ठीक है, तो ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है अबाउट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी, जहाँ पे आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। दो ऑप्शन है यहाँ पे, दोनों ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आएगा इसका वो करेक्ट होता है कि ऑप्शन क्या है, जी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रख लेना आपको ये सिंपली,
अगर देखो कंडीशन देती हूँ आर यानी स्मॉल आर इससे बड़ा है तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर कैपिटल आर ग्रेटर है तो आ गया जी इज इक्वल टू जी एम आर अपॉन आर का क्यूब। सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर मैं बात करूँ तो रेडियस कैसी होती है, जीरो होती है, यानी कि जी भी वहां पे क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और पेज नंबर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इलेवंथ फिजिक्स के पेज नंबर 133 पे आपको मिल जाएगा। और टॉपिक नंबर 7.6 वहाँ पे इससे रिलेटेड यही लाइन दे रखी है कि जो ग्रेविटी होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ के द्वारा, उसके सेंटर पे वो क्या होती है, जीरो होती है। देखो क्वेश्चन क्या है, जो डेप्थ डी है एट विच जिस पे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड आर। एट एल्टीट्यूड आर फ्रॉम द, तो हमें क्या दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जो डेप्थ डी है जिसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन होगी ग्रेविटी के कारण वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज कितना होगा। तो देखो स्पेस बना के इसको हम सोल्व करेंगे थोड़ा सा। देखो G1 इज इक्वल टू जी अपॉन, ये हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हो रही है उसकी अपना डेप्थ की बात, ठीक है, हाइट की सॉरी, 1/h अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 4। G2 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या आएगा, G1 माइनस जी अपॉन आर ये आएगा, यानी G2 इज इक्वल टू G1 अपॉन 4, यानी कि G इंटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू G अपॉन 4 इंटू 1/4। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर फिजिक्स का फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए चैप्टर के लिए। तो आ जाएगा 1 माइनस जी अपॉन आर इज इक्वल टू 1/16, यानी कि d अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16 इज इक्वल टू क्या आ गया, 15/16, यानी d इज इक्वल टू 15r/16 जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा आ गया, 15r/16, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सैटेलाइट जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, पोटेंशियल एनर्जी u है और उसकी टोटल एनर्जी E है। मैंने क्या बोला, सैटेलाइट जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, पोटेंशियल एनर्जी u है, टोटल एनर्जी E है। वैल्यू ऑफ k प्लस यू प्लस ई अपॉन k माइनस यू कितनी होगी वो बताना है यहाँ पे हमें। दो और ऑप्शन है यहाँ पे, एक है -2/3 और एक ऑप्शन है 3/2, ये हमारे पास है। तो देखो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू GMM अपॉन 2r, u इज इक्वल टू क्या आएगा, -GMM अपॉन r इज इक्वल टू -2k। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और E एनर्जी इज इक्वल टू आ गया -G, ये पोटेंशियल का था, ये काइनेटिक का था। टोटल का हमारे पास ये होता है, ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, -k, यानी कि आंसर आ जाएगा -2/3। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये ऐसे ही पूछा जाता है। एक बार और मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा था, पूछा गया था, तो ये आएगा -2/3। आप एज इट इज इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्फीयर है, पहले मैं इसको बना देती हूँ, क्या है ये, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 2 मीटर है, रोल्स ऑन अ फ्लोर, एक फ्लोर के ऊपर रोल कर रहा है ऑन अ फ्लोर। द एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर की वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा जो है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ, उसके सेंटर ऑफ मास पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा उसके सेंटर ऑफ मास पे कितनी होगी। देखो फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन आर, यानी इज इक्वल टू आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, ये आ गया करेक्ट आंसर। और पेज नंबर 121 पे आपको मिल जाएगा टॉपिक नंबर 6.2 पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट हमारे पास है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम प्रोजेक्ट करें फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से, उसको हम प्रोजेक्ट कर दें एक स्पीड के विद अ स्पीड जो कि के टाइम्स है उसकी एस्केप स्पीड की, किसकी, सरफेस ऑफ अर्थ की एस्केप स्पीड की जो कि के टाइम्स है, देन इंटरस्टेलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, तो जो इंटरस्टेलर स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी, जी इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने क्या बोला, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर दें सरफेस ऑफ अर्थ से विद अ स्पीड के, एक के टाइम मतलब कि स्पीड कितनी, एस्केप्स जो स्पीड है सरफेस ऑफ अर्थ की उसकी के टाइम से, ठीक है, उसकी के टाइम ज्यादा, तो इंटरस्टेलर स्पीड ऑब्जेक्ट की बतानी है कितनी होगी, ग्रेविटेशन जी दे रखा है, आर बता रखा है। तो देखो ये हमारे पास आएगी, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी 2। यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट करेंगे, हालांकि मैं आपको बता दूं आप इसका डायरेक्ट याद रख सकते हो फॉर्मूला, ये करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास इसमें सेकंड है, ये वाला क्या आएगा, v इज इक्वल टू रूट 2g, वरना बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स इसका मैं आपको बता दूं जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो, अगर हम बात करें, वरना आप चाहो तो डायरेक्ट याद करने में कोई बुराई नहीं है, रूट 2g r के स्क्वेयर माइनस 1, दैट्स इट। थोड़ा सा अगर इसको आप ध्यान सा कर लो तो जैसे ऑप्शन देखोगे वैसे भी माइंड में एकदम से क्लिक हो ही जाता है, अगर आपने 4 से 5 बार इसको रिपीटेड रीड किया है तो v इज इक्वल टू रूट 2g r के स्क्वेयर माइनस 1, वी मेरे साथ ही बोले v इज इक्वल टू रूट 2g r इंटू के स्क्वेयर माइनस 1, ये आएगा। नेक्स्ट देखो, एक मास m इज अ डिस्टेंस x पे है फ्रॉम वन एंड ऑफ एक यूनिफॉर्म रोड के वन एंड पे ऑफ लेंथ l एंड मास m, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी मास पे ड्यू टू रोड इज, ग्रेविटेशन फोर्स बतानी है मास कितनी होगी वहां पे। तो देखो लेट अ स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट dy को हम कंसिडर कर लेते हैं एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम मास m से उसको लेते हैं, तो फोर्स ड्यू टू दिस एलिमेंट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी मास के ऊपर ड्यू टू रोड वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस एल अपॉन, यहाँ से x2 इस पे लेते हैं हम, तो जी एम डी वाई एम अपॉन एल वाई का स्क्वेयर, ये हमारे पास होगी इज इक्वल टू जी एम अपॉन एल अपॉन एक्स माइनस एल अपॉन एक्स प्लस एल, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इसकी इक्वेशन बन के इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी सेकेंड वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे एक्स प्लस एल, ये आ गया, ठीक है, सेकेंड। आगे देखो, एक अगर एक रबर बॉल इज टेकन एट द डेप्थ, तो 200 मीटर की डेप्थ पे ली गई एक फूल में, तो इसकी वॉल्यूम जो है वो 0.1% से डिक्रीज हो गई यानी कम हो गई। अगर डेंसिटी जो है वाटर की वो 1 × 10³ kg पर मीटर क्यूब है और जो जी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देन वॉल्यूम इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुई, तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी बतानी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो मैं आपको बता दूं वॉल्यूम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, यानी कि अपना P अपॉन डेल्टा V क्या होता है, जो चेंज आएगा वॉल्यूम में, और V यानी जो इनिशियल थी, यानी कि P क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 × 10⁻6 अपॉन 0.1 का चेंज है, इनिशियल क्या थी 1 × 10⁻, मतलब 100, सॉरी 100 आ जाएगा, इसको हम 100 कंसिडर कर लेंगे, 100 आ गया 2 × 10⁹9 न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एक डिस्क है जिसका मास कितना है 3 kg, रोल्स डाउन एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन हो रही है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्क की ऑन रीचिंग द, मतलब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एक डिस्क की जब वो बॉटम पे पहुंच जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के, तब बतानी है कितनी होगी। तो देखो थोड़ा सा स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे अच्छे से ताकि यहाँ पे खिचमिच ना हो। यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा यानी कि एंगल ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली।
सो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। मास 3 है, जी 5 दे रखा है, हाइट 10 है, इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ ml²। ओमेगा को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन l², वॉल्यूम अपॉन लेंथ का स्क्वेयर इज इक्वल टू सोल्व, इसको सोल्व करेंगे आ गया 150 इज इक्वल टू 3/4 mv², यानी mv² हमारे पास आ गया 200, इसकी वैल्यू आई। सो हाफ mv² इज इक्वल टू 100 जूल। कितना? 100 जूल। और ये क्या है? इसकी काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 100 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। क्वेश्चन देखो, एक सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है, वो प्योर रोलिंग में है विद एंगुलर वेलोसिटी कितना? ओमेगा। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि आपको दिख रहा है ऐसे रोल करके जा रहा है। मैग्नीट्यूड जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर का अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्फीयर का, वहां पे हमें मैग्नीट्यूड बताना है एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा सिलेंडर का। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है। देखो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। L इज इक्वल टू आई, यानी जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखो अब mr² अपॉन 2 प्लस mr का स्क्वेयर इंटू ओमेगा। सो L इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे आ जाएगा L इज इक्वल टू 3/2 mr² ओमेगा। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में हमारे पास यही था, थर्ड ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है, लेकिन याद रखो L इज इक्वल टू 3/2 mr² ओमेगा, ये आ गया करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर ज्योमेट्री इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा फर्स्ट, ट्राइंगुलर प्लेनर। देखो एनसीईआरटी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, वहाँ पे पेज नंबर 120 से 125 पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जीज नोट, लेटाइस एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो ये हमारे पास 4, ठीक है, NaCl ग्रेटर देन MgO, ये भी इसी से चैप्टर से है, एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 107। एक और एक रिलेशन इसमें आप याद रखोगे क्या? लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, ये याद रखोगे। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी, और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? NaCl, ये गलत ऑर्डर है। MgO इसका जो इसका ये जो ऑर्डर यहाँ पे ज्यादा दे रखा है, यहाँ पे ये आएगा। MgO का साइज जो है क्लोरीन के कंपैरिजन में छोटा होता है, यानी लेटाइस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी सोडियम से। ठीक है, सोडियम से। तो ये एक सोल्ट होता है बेसिकली, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर। एक जो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप, पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है याद रखना है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। p ऑर्बिटल्स होते हैं साइडवेज किसमें? मैनर में। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 120 पे लाइन दे रखी है, 11th केमिस्ट्री। जो पाई बॉन्ड है इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स इन साइडवेज मैनर। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इसकी SO4 नेगेटिव में इज सेम एज, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इसकी किसके सिमिलर होती है, तो फॉस्फोरस इन PO4 3 नेगेटिव इसके सिमिलर होती है। एनसीईआरटी 11th 120 to 125 पेज नंबर मिल जाएगा। बोथ जो दोनों सल्फर और जो फॉस्फोरस होते हैं, बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सेम होती है दोनों की, इन SO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो करेक्ट हमारे पास इसका थर्ड आ गया। यहाँ पे बताना डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल्स का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इज, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, ये हमारे पास ठीक आएगा। देखो BeCl2 जो होता है इसके sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी कैसी? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर, यानी बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री।
BF3 की बात करूं तो इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है, इसका कितना 180 डिग्री। और उसके बाद SO2 की बात करूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, इसकी भी sp2 होती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी वो ट्राइंगुलर प्लेनर होगी, लेकिन एक लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम यानी सल्फर के ऊपर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 से कम होगा, लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इसका फर्स्ट आएगा। एनसीईआरटी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी पेज नंबर 108, वहां पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व करती है, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नियरली, जो नियरली सेम एनर्जी के होते हैं, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ, जिसकी वजह से एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, इक्वल इन नंबर ऑफ, जो कि इक्वल होते हैं नंबर में ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल, एंड आइडेंटिकल होते हैं शेप और साइज में, एंड आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज टू, ठीक है। एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 120 एंड 121। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जब एक मेटल एटम कंबाइन करता है एक नॉन मेटल एटम के साथ, तो नॉन मेटल एटम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो गेन इलेक्ट्रॉन, एंड ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और साइज में बढ़ जाएगा। जब एक मेटल एटम कंबाइन करता है एक नॉन मेटल एटम के साथ, तो जो नॉन मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और साइज में इंक्रीज हो जाता है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर बताना O2 नेगेटिव में कितना होगा, वैसे आप इसको इजीली याद रख सकते हो, 1.5 कैलकुलेट करोगे काफी बड़ा पड़ेगा, 1.5 इसी का पूछा जाता है बहुत बार, और आपको याद, ये तो इजी है, याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी लाइन पेज नंबर 124 टू 131 आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। 1.5 जो है O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का पूछा गया, देखो जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। देखो अभी O2 नेगेटिव का हम करके आए कितना था, 1.5, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन के तो सारी पता हो तो बेहतर है, वैसे इसका 2 किसका आएगा, इसका आएगा, ठीक है। O2 इसका फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, इसका कितना आएगा बॉन्ड एंगल, हाँ इसका ये आ गया, इसका 2 और इसका आ गया 1.5, ये आपको याद रखने हैं। पेज नंबर वही सेम 192 टू 131 आपको मिल जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कौन सा जो है इसमें से लीस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज, मतलब नाइट्रोजन स्पीसीज में सबसे नीचे आएगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के कंटेक्स्ट में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव। मैं आपको बता दूं इसका जैसे ऑक्सीजन का था, इसके भी आपको याद रख लेने हैं। N2 की अगर मैं बात करूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। N2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, एक मिनट, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास 2.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी कि 2, 2.5, 3 ऐसे बॉन्ड ऑर्डर होता है। मतलब हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है क्या किया, सीक्वेंस किया है, ठीक है। नाइट्रोजन N2 का 3 होता है, N2 नेगेटिव का 2.4 होता है, जैसे कि O2 नेगेटिव का कितना था 1.5, इसका 2.5 है, और N2 नेगेटिव का हमारे पास क्या आ गया, इसका 2 आ गया। वहाँ पे ऑक्सीजन के केस में कितना था, O2 का 2 था, और O2 नेगेटिव का कितना था 1.5 था, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रखो। शेप बतानी है I3 पॉजिटिव आयन की कैसी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है एंगुलर होती है। कैसे, देखो ये I पॉजिटिव, ये हो गया एक I, ये I, ठीक है, क्योंकि 3 है, ये हमारे पास 2 लोन पेयर आते हैं इसके ऊपर, तो कैसी हो गई ये एंगुलर बेंट या फिर वी शेप, कुछ ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके कारण, 2 लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल I एटम। जो करेक्ट ऑर्डर होता है लेटाइस एनर्जी का वो क्या होता है, ये पूछा गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, AlF3 Al2O3 ग्रेटर देन AlF3। एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 107 पर ये हमारे पास जो लेटाइस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेटाइस एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू किसके, चार्ज ऑन द आयंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ आयंस। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, वो एक रिलेशन मैंने आपको लिखा, लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब कि ये होता है कि चार्ज अपॉन साइज, तो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, ये याद रखना आपको।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फोन, कौन सा एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अब बायोलॉजी है, आपको सारे क्वेश्चन याद रहने चाहिए, मतलब बेसिकली बायोलॉजी में तो याद रखना ज़्यादा मायने रखता है समझने से ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, मैग्नीशियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम इसका करेक्ट आंसर है। MgMn और यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि MO का यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। और लेकिन ये मैं बता दूं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया ना मेरे ख्याल से मिनरल न्यूट्रिशन, वो चैप्टर अपना 2024 के नीट के पेपर से डिलीट हो चुका है। बाकी आप खुद से चेक करें, पेज नंबर 197 और 198 पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जो आयरन और मैग्नीशियम में सिमिलर होते हैं इन हैविंग, किस केस में ये दोनों जो है एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, दोनों जो है क्लोरोफिल का पार्ट होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 197 पेज में मिल जाएंगे। आयरन और मैग्नीशियम दोनों ही जो है क्लोरोफिल का पार्ट होते हैं, ये इसमें इन दोनों में सिमिलरिटी होती है। सेट ऑफ एलिमेंट जो कि रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल का मतलब जो कि मोशन शो नहीं करते, ठीक है, जो मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल बेसिकली, ठीक है, जो कि मूवमेंट नहीं करते। सेट ऑफ एलिमेंट जो कि रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, यूजफुल होते हैं हॉर्टिकल्चर में, और कौन से हैं वो, सल्फर और कैल्शियम। देखो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो यंग टिश्यूज में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं वेन एवर, जब भी जो एलिमेंट है वो रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं और ट्रांसपोर्ट नहीं होते मैच्योर ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल एलिमेंट जैसे कैल्शियम और सल्फर पार्ट होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का सेल का, और हेंस इज नॉट इजली वो रिलीज नहीं होते। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 198 एंड 199 पर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है अमोनिया को नाइट्रेट्स में। क्या करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो अमोनिया फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड होता है नाइट्राइट में, किसके द्वारा, बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास के द्वारा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नाइट्रोकोकस के द्वारा, ठीक है। नाइट्राइट जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, नाइट्रेट में, किसकी मदद से, बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर की मदद से। ये जो स्टेप्स हैं इनको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोले जाते हैं इन स्टेप्स को, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को, कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। पेज नंबर 201, क्लास 11th बायोलॉजी। नेक्स्ट है विच पार्ट, कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो फाइबर ट्रैक्ट को कंटेन करता है, जो कि इंटरकनेक्ट होते हैं किसके, सेरिब्रम टू सेरिबेलम, इंटरकनेक्ट करते हैं सेरिब्रम को सेरिबेलम के साथ। कौन सा आता है, तो देखो याद रखोगे पोन्स रीजन, कंसेप्चुअल है, याद रखो। एनसीईआरटी पेज नंबर 321 पे आपको ये लाइन लिखी मिल जाएगी, पोन्स होता है वो रीजन, कौन सा होता है ब्रेन का पार्ट, कौन सा होता है, पोन्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन्स मेडुला। मेडुला जो है वो कौन सा ब्रेन का पार्ट कंटेन करता है, ये पूछा गया। तो माइलिन सिफेलोन जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपको एज इट इज याद रखना, ये भी पेज नंबर 321 पे ही मिल जाएगा एज इट इज, माइलिन सिफेलोन। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनमाइलिनेटेड, इसमें से कौन सा होता है, ये पूछा गया हमसे। तो देखो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या आएगा, थर्ड। एएनएस और एसएनएस दोनों ही कैसे होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब, देखो एक होता है माइलिन शीथ होती है ये अपना न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा जो हमारा बनता है, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो है माइलिन शीथ होती है, यानी एक कवरिंग सी होती है, जिनके ऊपर वो नहीं होती है उनको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड। तो एएनएस और एसएनएस इसका करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 700 कह रही हूँ 317 पे आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटिन्यू और इज कनेक्टेड टू स्पाइनल, कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कोड से, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता है मेडुला। याद रखोगे ये सारे जो है बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन है। मेडुला जो है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कोड से, पेज नंबर 321 पे अगेन। नेक्स्ट है सेरिब्रम एक्विडक्ट जो है एसोसिएटेड होता है किसके साथ, सेरिब्रल एक्विडक्ट किसके साथ कनेक्टेड होता है, मिड ब्रेन के साथ। याद रखोगे 321 पेज में सारी लाइनें 321 पेज पे दे रखी है। कितने सारे क्वेश्चन आ गए देखो, मिड ब्रेन तो रट लेना बिल्कुल अच्छे से।
नेक्स्ट हमारे पास है फेलियर जो हो जाता है दोनों किडनीज का टू फंक्शन में लीड टू, उसकी वजह से क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी, करेक्ट क्वेश्चन है। यूरीमिया बोलते हैं जब दोनों किडनीज का फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसीज को यूरीनिया। 298 पेज नंबर। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज डैश अमाउंट ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड, एक वीक में कितना जो है किडनी यूरिया को एक्सट्रैक्ट आउट करती है, तो करेक्ट ऑप्शन है 175 to 210 ग्राम। अगर एक दिन में पूछा जाए तो 25 से 30 ग्राम, अगर एक हफ्ते में बात हो रही है तो 175 से 210 ग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 298 पे दे रखा है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की एट बॉटम मोस्ट, जो लूप ऑफ एनले का बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वहां से जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होती है ये पूछा गया, तो करेक्ट ऑप्शन ये है 1200 होती है। याद रखो कितनी होती है, 1200 होती है इसकी। तो ये भी पेज नंबर 296 पे आपको मिल जाएगा। जो 11th बायोलॉजी की ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला चैप्टर है वहां पे ये लाइन दे रखी है, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यूज बेसिकली आप बोल सकते हो वो फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी कुछ मदद हुई, कुछ आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्वेश्चंस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।